Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2016 हॉलीवुड हॉरर मूवी द रिमेन्स के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है 1891 के कैलिफोर्निया से, जब देर रात एक कपल इरविन और मेबल मैडम एडिसन नाम के एक स्पिरिचुअलिस्ट के घर आते हैं अपने बेटी को ढूंढने। असल में उनकी बेटी एलेना पिछले 3 हफ्तों से गायब है। उन्हें पता तक नहीं वो जिंदा है या मर चुकी है। पुलिस तो कुछ कर नहीं पाई, तो उनका आखिरी रास्ता यही है। यहाँ अगर उसके स्पिरिट से कांटेक्ट किया जा सके तो वो लोग मान लेंगे कि उनकी बेटी जिंदा नहीं है। मैडम एडिसन ने उन्हें रात की ठीक 3 बजे आने के लिए कहा था, क्योंकि ये विचिंग आवर है। इस समय स्पिरिट वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड के बीच का बैरियर सबसे थिन होता है। एडिसन ने इन लोगों से उनके और उनके बेटी के कुछ पर्सनल आइटम्स भी मंगवाए थे, जैसे एलेना की डॉल, इरविन की पॉकेट वॉच और मेबल की लॉकेट। ये उनके सियांस में काम आएगी। समय हो चुका था। मैडम अपने कैमरा कम रिकॉर्डर को ऑन करती है और अपने दोनों सेक्रेटरीज के साथ सियांस को स्टार्ट करती है। इनिशियली सब कुछ ठीक रहता है। वो लोग एलेना के आत्मा से कांटेक्ट भी कर पाते हैं, मगर उन्हें पता नहीं चलता उसके साथ साथ एक शैतानी रूह को भी एंट्री मिल चुकी है इस दुनिया में, इस घर में। उसी ने एलेना के इनोसेंट सोल को वश में कर रखी थी। अभी वो मैडम एडिसन के शरीर को पोजेस करके उसी के जरिए बाकी सबका खून कर देती है। उस रात उस घर से कोई भी जिंदा निकल नहीं पाता, ना उनकी आत्माएं आजाद हो पाती है। उस हादसे के बाद सीन डायरेक्टली प्रेजेंट में जंप करता है, यानी कि 100 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका था। यहाँ हम मिलते हैं एक नए परिवार से, जॉन, उनके 3 बच्चे, इजी, विक्टोरिया एंड एडन। उन्हें एक घर खरीदना था, इसलिए वो लोग हाउस हंटिंग पे निकले थे। कई सारे घर देखने के बाद वो लोग फाइनली एक विंटेज बिल्डिंग के सामने आकर रुकते हैं, जो पहली नजर में ही उन्हें पसंद आ चुका था। हाँ, घर थोड़ा सा पुराना है, इसलिए रिपेयरिंग की जरूरत है, मगर इतने अच्छे लोकेशन पर इतना बड़ा घर, वो भी उनके बजट के अंदर, फिर नहीं मिलेगा। रियल्टर क्लेयर इंसिस्ट कर रही थी, बच्चों को भी पसंद आ गया था, तो जॉन तुरंत ही हाँ कर देता है, ये जाने बिना ही कि ये वही घर है जहाँ सालों पहले 5 लोगों का खून हुआ था और उनकी आत्माएं शायद अभी भी इसी घर में है। क्लेयर उसे कुछ नहीं बताती। जॉन के पूछने पर भी वो इग्नोर कर जाती है, जबकि लीगली उसे बताना चाहिए था। अगले कुछ ही दिनों के अंदर ये परिवार इस घर में शिफ्ट कर जाता है और पहले दिन से ही बच्चों के साथ कुछ ना कुछ वियर्ड होने लगता है। जैसे विक्टोरिया जब घर देख रही थी तो एक कमरे के अंदर जाने पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। विक्टोरिया को लगा उसका भाई मजाक कर रहा होगा, मगर असलियत में तो एडन वहां था ही नहीं। दूसरी तरफ इजी, उसे भी आईने पे किसी का रिफ्लेक्शन दिखता है, बस कुछ सेकंड के लिए ही, मगर इनमें से कोई भी कुछ मेंशन नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें लगा ये उनका भ्रम है, लेकिन असल में सब कुछ रियलिटी में हो रहा था। एक चीज हम नोटिस करते हैं कि इस परिवार में लोगों के बीच कनेक्शन बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। बच्चे अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करते। असल में वो लोग अपने माँ से ज्यादा क्लोज्ड थे, जिनकी मौत बस 3 महीने पहले ही हुई है। उस ट्रॉमा से निकलने के लिए ही जॉन ने घर बदलने का डिसीजन लिया था, मगर अभी तो उनके बगैर ये घर भी सिर्फ मकान ही लग रहा था, कोई घर नहीं। स्पेशली एडन और विक्टोरिया, वो लोग उम्र में काफी छोटे हैं, इसीलिए वो लोग अपने माँ को बहुत मिस कर रहे थे। जॉन की हालत भी कुछ खास नहीं थी, सिर्फ इजी ही थी जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने केयरलेस लाइफस्टाइल और बॉयफ्रेंड के साथ ही खुश थी, मगर जाने अनजाने में इस घर में सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा था, स्पेशली बच्चों के साथ। घर आने के बाद पहला दिन अनपैकिंग करने में ही बीत गया था, तो जॉन सबके लिए खाना बाहर से मंगवाता है। जो लड़का डिलीवर करने आया था, न जाने क्यों वो बहुत जल्दी में था, पार्सल देने के साथ साथ ही भाग जाता है और जाते जाते एक बहुत अजीब कमेंट भी करता है कि उसने सोचा नहीं था ये घर कभी बिकेगा भी। उधर एट द सेम टाइम विक्टोरिया जाती है किचन में प्लेट्स लाने। अचानक सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और अंधेरे में उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। रात में एडन के साथ भी एक सिमिलर हादसा होता है। वो सो रहा था, अचानक रात के ठीक 3 बजे कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और उसी आधे अंधेरे रोशनी में एडन को एक लड़की दिखती है जो उसके तरफ ही देख रही थी। डर से एडन की हालत खराब हो जाती है, वो चिल्लाने लगता है और फाइनली जॉन को आकर उसे संभालना पड़ता है।
उसे कमरे में कोई नहीं दिखता, ना उस रात और कुछ होता है, बस किसी की नजर पूरी रात उन्हें घूरती रहती है। अगले सुबह हाइड एंड सीक खेलते वक्त दोनों बच्चों को ऊपर एटिक में एक पुराना ट्रंक मिलता है जिसमें बहुत सारे पुराने चीजें थी, एक डॉल, एक पॉकेट वॉच, एक कैमरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम समझ पाते हैं ये मैडम एडिसन की चीजें हैं जो वो अपने सियांस में यूज करती थी। उस हादसे के बाद शायद ही किसी ने इन्हें हाथ लगाया होगा। एडन उनका कैमरा लेकर खेलने लगता है और उसी के लेंस से देखते वक्त उसे एक बहुत ही क्रीपी फिगर नजर आता है जिससे वो डर जाता है और उन चीजों को ले जाता है अपने पिता को दिखाने। इधर विक्टोरिया को भी वो चीजें दिखी थी, उनमें से एक डॉल उसे पसंद आ गया था जो वो अपने पास रख लेती है। उसे पता नहीं चलता ये एलेना का डॉल है जिसकी मौत करीबन उसी की उम्र में हुई थी। इस सब के अलावा भी इस घर में एक बहुत ही पुराना और डरावना दिखने वाला डॉल हाउस भी था जो एक्चुअल में इस घर का रेप्लिका था और इसके अंदर भी कुछ कैरेक्टर्स मौजूद थे जो अपने आप ही मूव कर रहे थे। हम नोटिस करते हैं उस पुतले के मिलने के बाद से विक्टोरिया ज्यादातर समय इस डॉल हाउस के सामने ही बैठी रहती थी, बहुत ही गुमसुम सी, खोई खोई सी। ऐसा लगता था जैसे उसके जिंदगी से सारी खुशी छीन चुकी हो। एक दिन जॉन इस पुतले को लौटाने की बात करते हैं तो जवाब में विक्टोरिया बहुत ही डिफेंसिव हो जाती है, कहती है हमने इस घर को खरीदा है तो ये अभी हमारा है। जॉन को भी ये बातें सही लगती है तो वो खुद ही एटिक में चले जाते हैं बाकी चीजों को देखने। इतने पुराने घर में किसी एंटीक पीस का मिलना इम्पॉसिबल नहीं, मगर उन्हें वैसा कुछ नहीं मिलता सिवाय उस घड़ी के जो 3 बजे बंद हो चुकी थी और कुछ वियर्ड फोटोज के जिसमें एक धुएं की तरह ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया गया था। जॉन को तो कुछ समझ नहीं आता तो वो क्लेयर को कॉल करके घर आने के लिए कहता है। उधर ठीक उसी वक्त उसे कहीं से कुछ चीजें गिरने की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर पता चलता है पूरा का पूरा लिविंग रूम ही बिखरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूकंप आया हो, मगर सिर्फ इसी कमरे में। किसी के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, मगर जॉन इस इंसिडेंट को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। इसी रात उसे एक भयानक सपना आता है। वह अपने पत्नी को देखता है जो एक चुड़ैल के रूप में उस पर हमला कर देती है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। इस घर में आने के बाद से ही हर रात कुछ ना कुछ हो रहा था, वो भी रात के ठीक 3 बजे। अगली सुबह जॉन के साथ मुलाकात होती है उनकी नेबर मेलिसा की। वो उनका वेलकम करती है, साथ में इनडायरेक्टली इस घर के बारे में कुछ कमेंट्स भी करती है, एग्जैक्टली उस डिलीवरी बॉय की तरह। डे बाय डे घर में नेगेटिविटी बढ़ती ही जा रही थी। कभी घर से बदबू आ रही थी तो कभी ठंड लग रहा था और घर में मौजूद खाना भी खराब हो रहा था। एक दिन तो ब्रेकफास्ट के वक्त उन्हें सारे के सारे अंडे खराब मिलते हैं, उनके अंदर से खून निकल रहा था। इसी बीच एक दिन क्लेयर उनसे मिलने आती है और उन फोटोज को देखकर बहुत ही कैजुअली कहती है ये स्पिरिट फोटोग्राफी है, फेक है। 18th सेंचुरी में स्पिरिचुअल मूवमेंट के दौरान लोग अपने आप को बेटर स्पिरिचुअलिस्ट प्रूफ करने के लिए लाइट और धुएं की मदद से ऐसी फोटोज क्लिक करते थे। ये भी उन्हीं में से एक होगा। हमें नहीं पता क्लेयर को सच में पता था या नहीं, मगर ये फोटोज असली थे। मैडम एडिसन सच में स्पिरिट से कांटेक्ट कर पाते थे। ये धुएं की तरह दिखने वाली चीज असल में स्पिरिट्स है। जब जॉन और क्लेयर इसी बारे में बात कर रहे थे तो अचानक से ही बच्चों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है बाहर से। वो लोग भागते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं विक्टोरिया और एडन बैकयार्ड में किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर गए हैं। विक्टोरिया को तो दौरे पड़ने लगे थे और एडन अपना पैंट गीला कर चुका था। जरूर उन लोगों ने कुछ बहुत डरावना देखा होगा। सेंस लौटने पर विक्टोरिया बताती है उसने अपने माँ को देखा, मगर माँ को देखकर कोई इतना क्यों डरेगा भला। जॉन अपने दोनों बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास निकल जाता है और इसी से कह जाता है घर का ख्याल रखने के लिए। इसी एक टिपिकल टीनेजर है जिसे अपने सिवा किसी और की फिक्र नहीं थी। अपने बहन की ऐसे हालत सुनकर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनके निकलने के साथ साथ वो अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला लेती है और मेकआउट करने लगती है। मगर हाँ, उसके बॉयफ्रेंड को भी वो साया दिखता है एक झलक के लिए जो उसे दिखा था, लेकिन कोई उस तरफ ध्यान नहीं देते। उस दिन घर लौटने के बाद जॉन जाता है एटिक को क्लीन करने और वहां उसे पहली बार एक छोटी सी लड़की की आत्मा दिखती है जो अपना नाम बताती है एलेना टॉलवुड। बस एक ही बात दोहरा रही थी वो लड़की, बर्न देम, वो आ रही है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता कौन आ रही है और क्या जलाने के लिए कह रही है ये लड़की।
मगर वो ऑनलाइन रिसर्च जरूर करते हैं, जहां उसे 1891 के उस हादसे के बारे में पता लग जाता है। उस रात उस घर में एक्चुअली क्या हुआ था वो तो किसी को नहीं पता, मगर सभी ने गेस कर लिया था कि जरूर उनके सेंस में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। कहीं ना कहीं जॉन को लग रहा था ये चीज ईविल है, तो वो उसी वक्त सारी चीजों को बक्से में भरकर रख देता है, छीन लेता है उस पुतले को विक्टोरिया से। मगर इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। एज यूजुअल रात के ठीक 3 बजे उसे एक बहुत ही डरावना सपना आता है। वो देखता है कि वो अपने ही हाथों से अपने बेटे का खून कर रहा है। खून से लहूलुहान हो चुका था उसके बच्चे का शरीर, जिसे देखकर जॉन को बहुत मजा आ रहा था। सपने में एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन फील कर रहा था वो, बट इन रियलिटी डर से उसकी हालत खराब पड़ चुकी थी। ऐसा सोच भी कैसे सकता है वो। टेंशन में बाकी रात उसे और नींद नहीं आती और अगले सुबह ही वो सारी चीजों को बॉक्स में डालकर घर से बाहर कर देता है। मगर इस सब का असर उसके दिमाग पर भी जरूर पड़ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहने लगा था। बच्चों से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था वो। एक दिन उसे उस कैमरा वाले रिकॉर्डिंग में से किसी की आवाज सुनाई देती है, एक बहुत ही डरावनी आवाज जो कह रही थी, मार डालो। जॉन अपना दिमागी संतुलन खोने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि अभी इसी वक्त कोई और घर खरीदने का पैसा नहीं है उसके पास। वो अपने माँ से इस बारे में बात करता है, जो उसे घर को क्लेंस करने का सजेशन देते हैं। जॉन को इन सब में उतना ज्यादा भरोसा नहीं था, मगर घर में ऑलरेडी इतना कुछ हो रहा था तो वो ट्राई करने की डिसाइड करता है। अगले दिन ही वो बच्चों को घर में रख के खुद जाता है जरूरी सामान खरीदने, क्योंकि उन्हें लगा यही सेफ होगा। जाते वक्त वो क्लेयर से कांटेक्ट भी करते हैं इस घर के बैकग्राउंड के बारे में डिटेल्स में पता करने के लिए, मगर क्लेयर उसके मुंह पर फोन काट देती है। और जब वो घर लौटते हैं तो उसे पूरा घर खाली मिलता है। कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था यहाँ। विक्टोरिया का कमरा चेक करते वक्त उसे चादर के नीचे कोई दिखता है, मगर ये उसकी बेटी नहीं थी। जैसे ही जॉन उसे छूता है वो चादर गिर जाता है। अंदर कोई नहीं था। जॉन डर जाता है कहीं बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया। तभी उसे मेलिसा दिखती है, एडन और विक्टोरिया को टैरो कार्ड सिखाते हुए। न जाने क्यों उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुद को संभाल नहीं पाता। मेलिसा को इंसल्ट करके घर से भगा देता है। इस चक्कर में बच्चों के साथ भी उसका बॉन्ड खराब हो जाता है। बच्चे तो ऑलरेडी अपसेट थे। जॉन ने उनसे उनका फेवरेट खिलौना जो छीन लिया था, ऊपर से ये सब। जॉन किसी को अपनी हालत समझा नहीं पा रहा था कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। वो उसी दिन सेज लीफ से पूरे एटिक को क्लीन करता है, मगर उसी प्रोसेस में उसे यकीन हो जाता है कि इस घर में, इस एटिक में कोई एनर्जी फ्लो कर रहा है, कोई उसे रोक रहा है, इवन उसे कोई धक्का भी देता है। तभी उसे इसी एटिक में वो पॉकेट वॉच दिखता है जिसे उसने बाहर फेंक दिया था। वो जल्दी से बाहर जाकर बॉक्स में चेक करता है तो उसे बॉक्स खाली मिलता है, क्योंकि सारी चीजें अपनी अपनी जगह लौट चुकी थी। उसी रात जॉन से मिलने आती है मेलिसा। वो उसे इस घर के बारे में वार्न करती है, डायरेक्टली कहती है इस घर में कुछ गड़बड़ है। पिछले कई साल उसे खाली पड़ा था ये घर, कोई नहीं आता था यहाँ पर। उसके पिता एक बार इस घर के अंदर गए थे माउस ट्रैप बिछाने, तब उनके साथ यहाँ कुछ हुआ था। उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे वो इतने डर गए थे कि उनका हार्ट अटैक ही हो गया। अभी वो कोमा में है। जॉन को समझ आ रहा था मेलिसा क्या कहने की कोशिश कर रही है, मगर वो किसी और को खतरे में डालना नहीं चाहता था। जो करना होगा उसे ही करना होगा। उस रात ठीक 3 बजे उसे घर में कुछ वियर्ड आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे कोई भाग रहा हो। वो जाता है चेक करने। विक्टोरिया और एडन तो सो रहे थे, सिर्फ इसी ही कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो घर में थी ही नहीं, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। तभी अचानक घर के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज घर के एटिक में से आ रही थी, जिसका दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जैसे कोई जॉन को ऊपर बुला रहा था। जॉन ऊपर जाता है अपने बच्चों को बचाने, मगर उसे क्या पता था उसके बच्चे ऑलरेडी पोजेस्ड हो चुके थे। अचानक से ही वो हमला कर देते हैं जॉन के ऊपर और एक लकड़ी के टुकड़े से पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर देते हैं। घर में इतना कुछ हो रहा था, मगर इसी का कुछ पता ही नहीं चला। वो 1 घंटे बाद घर लौट आती है और चुपचाप सो जाती है, मगर कुछ देर बाद ही उसे भी एटिक में से किसी के फुटस्टेप सुनाई देने लगती है। घर में कोई और दिखाई नहीं दे रहे थे।
तो वो ऊपर जाती है सबको ढूंढने और वहां उसे जॉन घायल हालत में दिखते हैं। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था, आखिरी सांसें ले रहे थे वो। बहुत मुश्किल से वो इजी से कह पाते हैं उन चीजों को जलाने के लिए। ठीक इसके बाद ही उनकी मौत हो जाती है। इजी उसी वक्त भागती है नीचे की तरफ, मगर वो शैतान जिसने सबकी रूह वश में कर रखा था, जिसने उन बच्चों से अपने ही पिता का खून करवाया था, वो इजी को रोकने की कोशिश करता है। विक्टोरिया और एडन को भेज देता है उसके पीछे, बट फॉर्चुनेटली इजी टाइमली उन चीजों को जलाने में कामयाब हो चुकी थी और जलाने के साथ साथ ही एडन और विक्टोरिया का होश लौट आता है। इजी को लगा वो लोग सेफ है, तो वो 911 पे कॉल करके पुलिस और एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करती है, मगर उसका कॉल कट जाता है क्योंकि अभी भी उन्हें उस शैतान से मुक्ति नहीं मिली थी। उसने बस उसका पोजेशन जलाया था, जिससे इन लोगों पर उसका ग्रिप लूज हो गया, मगर वो खुद तो अभी भी इसी घर में था, तो वो इन्हें जाने कैसे दे सकता है। वो रूह फिर से एक बार हमला कर देती है और इस बार कोई उसके हाथ से बच नहीं पाता। बिल्कुल पिछली रात की तरह आज भी यहाँ मौत का तांडव होता है, मगर किसी को पता ही नहीं चलता। एट द फाइनल सीन हम एक दूसरे फैमिली को देखते हैं इस घर को विजिट करते हुए। मतलब ये घर फिर से एक बार सेल पर था और रियल्टर कौन थी? मिस क्लेयर। मतलब उसे शुरू से ही सब कुछ पता था, शायद इसीलिए वो खुद सिर्फ दोपहर के 3 बजे के आसपास ही इस घर में आती थी, क्योंकि इस टाइम को द मोस्ट होली गॉडली आवर माना जाता है। इस वक्त नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा कमजोर रहती है, एग्जैक्टली जैसे 3 AM को सबसे अनहोली अनगॉडली आवर माना जाता है। मैडम एडिसन और उन लोगों की मौत उसी वक्त हुई थी। उसी वक्त शैतान को इस दुनिया में एंट्री मिला था और इस घर में जॉन के परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसका पीक टाइम भी 3 AM ही था। दोस्तों, इस फिल्म में एक बात हम नोटिस करते हैं कि शैतानी शक्ति हमेशा उन्हीं पर भारी पड़ती है जो मेंटली वल्नरेबल हो, इमोशनली डिप्राइव्ड हो। पहले सीन में एलेना के कारण उसके पेरेंट्स वल्नरेबल थे और दूसरे पार्ट में जॉन अपने पत्नी को बहुत ज्यादा मिस करता था। उनके बच्चे अपने माँ को मिस करते थे, शायद इसीलिए उन्हें कैप्चर करना आसान रहा। दूसरी तरफ इजी उतनी इमोशनली इन्वॉल्व्ड नहीं थी, उसके अंदर कोई खालीपन नहीं था, शायद इसीलिए शैतान उस पर काबू नहीं कर पाया। बट एट द फाइनल सीन मरना तो सभी को पड़ा, क्योंकि ये घर ही एक ट्रैप था। जो यहाँ आता है वो फिर कभी निकल नहीं पाता। दोस्तों, कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, ज्यादा कोई जंप्स के सीन्स भी नहीं, तो मेरे ख्याल से आप इस मूवी को स्किप कर सकते हो। स्टोरी जाने के लिए तो वीडियो ही काफी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।